नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टीचर्स एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है हम एक खास पॉडकास्ट सेशन लेकर के आते हैं और आज उसी कड़ी में टॉक शो का एपिसोड नंबर 4 है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, आशीष सर। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। आशीष सर के बारे में बताएं तो ज्योग्राफी के महाज्ञानी, अगर मैं बोलूं कि मतलब ऐसे ज्योग्राफी सर की जो है बेहतरीन ज्योग्राफी बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय, बड़ा मानते हैं बच्चे और बड़ा लगाव रहता है बच्चों के साथ में, हमेशा तत्पर उनके लिए। और एक लंबा एक्सपीरियंस, बड़े सारे बच्चों को सर ने सिलेक्शन में उनकी हेल्प की, उनको पढ़ाया, उनको मेंटोरशिप दी और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी अच्छी रैंक के साथ रिजल्ट्स आए। ज्योग्राफी एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसको और खास बनाते हैं आशीष सर। सर आपका स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत बिजी शेड्यूल है, आप मुझे पता है कैसे आप लोग का 10-12 घंटे की वर्किंग रहती है, उसमें से आप समय निकाल करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सर मैं जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी ऑडियंस जाने कि आपका कैसा अनुभव रहा, टीचिंग फील्ड को चुनने के पीछे क्या वजह रही, किस तरीके से बच्चों के साथ आप मिलकर के काम करते हैं, वो सारी चीजों को मैं चाहता हूं कि आप साझा करें हमारी ऑडियंस के साथ। सबसे पहले तो जितने भी हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने वाले ऑडियंस हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हमारे प्रतीक जी हैं, पत्रकार महोदय हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब तरह के सवाल रहेंगे जी। और हम भी पहाड़ी आदमी हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ आए हैं, शब्दों की सुरक्षा है यहाँ पर जी। तो सबसे पहले तो सर हम ये है कि चित्रकूट के रहने वाले हैं जी। और चित्रकूट में हमारा जो गांव है वो 3 पहाड़ों के बीच में है, बहुत छोटा सा गांव। और हम देखते भी हैं कि उस गांव में जैसे बारिश वगैरह सर होता है जी। बारिश जब होता है तो उस बारिश के पानी को यदि हम रोकना चाहें तो नहीं रोक पाते। हाँ। काफी प्रयास करते रहे। तो जो भी बाहर के यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जाते हैं तो अक्सर हम लोग को बोलते रहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ियों की नहीं। ये हम लोगों के लिए, चित्रकूटी लोगों के लिए तमगा दिया जाता है। तो जो इनिशियली जो स्टडी रही, पढ़ाई लिखाई रही, उसको कंप्लीट करने के पश्चात फिर हम लोग प्रयागराज में आगमन हुआ जी। और प्रयागराज में इंट्रेंस पहले भी होता था, अब आजकल तो CUET के माध्यम से ही इंट्रेंस मिलता है जी। तो उस इंट्रेंस को हमने पास किया और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जी। सर जब दाखिला लिए तो सेकेंड ईयर की घटना है एक कि उसमें हमारे अब दिवंगत हैं, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिला हुआ है, प्रोफेसर आलोक दुबे सर जी। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी भी रहे। तो जब वो पढ़ाने आते थे तो इतना बढ़िया पढ़ाते थे, यानी पढ़ाने का जो तरीका था वो हमको भा गया। और सर उनकी जो क्लासेस रहती थी हमको 1 ही घंटे के लिए थी, मतलब चाहे 0 आवर में ले लीजिए, चाहे 7 to 8 ले लीजिए, चाहे 8 to 9 ले लीजिए, लेकिन सर उनकी क्लासेस दिन भर लगी रहती थी। तो सर मैं 1 घंटा तो अपना पढ़ता ही पढ़ता था, इसके साथ साथ अदर जो है और में भी मैं पढ़ता था जी। तो मुझको देखते रहते थे। तो जैसे होता नहीं है कि सर चले गए तो उसी चीज को मैं बोर्ड में लिखना शुरू कर देता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ बच्चों ने ऐतराज किया, हम कुछ ध्यान नहीं दिए, अपना बढ़िया अच्छे से पढ़ाते जैसे रहे कि सर ऐसे पढ़ाते। उसमें काफी बच्चों का रुझान भी रहा कि सर जो पढ़ा के गए हैं चलो रिवीजन हो जा रहा है और थोड़ा सा अपने स्तर से जो पूछना चाहते हैं सर से नहीं पूछ पाते तो इन्हीं से पूछें जी। लेकिन सर कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ठीक भी नहीं लग रहा तो उन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया सर से, आलोक दुबे सर से। अब आलोक दुबे सर भी हमको गेस्ट करते थे कि यार ये बंदा हर क्लास में रहता है। तो सर मुझको ऑफिस जाना पड़ा और ऑफिस में मेरी थोड़ी सी कान खटाई हुई, क्योंकि चलता है उस समय गुरु और शिष्य का मामला। अच्छा लगता है। प्रतीक जी, कहा जाता है कि एक विद्यार्थी के जीवन में विद्यार्थी को 3 लोग गर्मी हमेशा सहते रहना चाहिए जी। एक बाप की गर्मी, एक सूरज की गर्मी और एक शिक्षक की गर्मी। तो जब वो कान खटाई करते थे तो चलो ठीक है, तो बोलते थे हीरो बनने आए हो? हमने कहा नहीं सर, हीरो बनने नहीं, पहाड़ी आदमी है, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाएगा अच्छा लगेगा।
तो सर इसी तरह से हुआ। तो एक बार हुआ क्या कि वो नहीं आए पढ़ाने के लिए। तो जब पढ़ाने के लिए नहीं आए तो उन्होंने हमसे मैसेज करवाया कि आशीष जाके देख लो। डाटा तो उन्होंने है ही, लेकिन एक एक दिन नहीं आ पाए चूंकि बुजुर्ग हो गए थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा देख लो। तो सर हम देख लिए, मतलब पढ़ा दिए। तो जब पढ़ा दिए तो बच्चों ने थोड़ा सा उसको एडमायर किया, अच्छा लगा। फिर इसके बाद वो अपने घरों में भी बच्चों को शिक्षा देते थे। बहुत से ऐसे गरीब बच्चे थे जिनको फ्री में पढ़ाते थे। तो उसमें जैसे कि नहीं पढ़ाने का मन है तो आशीष आ जाओ, पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा लो। तो घर में भी जाके सर हम पढ़ाना शुरू किए और सर मैं सेकेंड ईयर से ये चीज करना स्टार्ट कर दिया। तो जो कैरियर का इनिशियल स्टार्टिंग मिली, डेब्यू मिला, वो सर के सानिध्य में मिला। और मुझे याद है कि सर अंतिम वक्त पे जो है सर वो मेदांतम भर्ती थे। अच्छा। वहाँ मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने एक लास्ट में आशीर्वाद दिया कि आशीष जाओ, तुम्हें कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है, तुम 360 डिग्री खिलाड़ी। ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेहनती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन उसको कैसे ओरिएंट करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये चीज तुम्हें पता है। तो सर यहाँ से पढ़ाने की शुरुआत हुई। और फिर प्रयागराज तो आप तो जानते ही हो, विद्यार्थियों की धरती। हमारे हिंदी में भी कहा जाए तो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की धरती है ना, वह तोड़ती पत्थर है ना, इलाहाबाद के पथ पर, ये सब कविताएं हम लोगों ने सुन रखा था। तो काफी मेहनत हुई, कई संस्थाओं में पढ़ाने का मौका मिला। और जैसे जैसे आपके आगे सवाल आते जाएंगे तो उसमें हम बारीकी से बात करेंगे। तो ये हमारा पढ़ाने का यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और बच्चों ने खूब एडमायर किया। नहीं, वो तो हम सबको मालूम है कि बच्चों का प्यार तो आपके ऊपर भरमार है, प्यार की मतलब बहुत प्यार आपको, बहुत बच्चे स्नेह देते हैं। और चित्रकूट की भूमि से सर आते हैं। चित्रकूट बड़ा खास है क्योंकि राम जी के वनवास का भी एक अच्छा खासा समय चित्रकूट में बीता है, 14 वर्षों में। तो चित्रकूट एक खास भूमि है और वहाँ का हर आदमी मेरे समझ से वीर है, हर धरती का हर व्यक्ति वीर है। तो आगे बढ़ते हैं सर। ज्योग्राफी में क्या क्या एक्सपोजर है और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र, प्रोफेसर बनने का जो एम है किन्हीं बच्चों का, वो किस तरीके से, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनसे आप ज्योग्राफी विषय ले करके आगे बढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी में अगर स्पेसिफिकली हमको मास्टर बनना है, टीचिंग फील्ड में आना है, तो किस तरीके हम आ सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सर? बहुत बढ़िया सर आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत से हमारे ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पढ़ना बड़ा आसान है। ये एसएसटी का या सोशल सब्जेक्ट का सर मैथ कहा जाता है। इसमें सर आप जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। अब इसको कैसे समझिए, जैसे आप भी अपनी पत्रकारिता में हैं तो आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि जैसे मिडिल ईस्ट का वार हो रहा है, अब उसमें तेल अवीव है, रास्तनूरा है ना, इसी प्रकार से खार्ग आइलैंड है, स्टेट ऑफ हार्मुज है। तो जब आप बताते हैं तो उसके साथ साथ वो स्लाइड में चलता रहता है कि ये स्टेट ऑफ हार्मुज, उसका मैप चलता रहता है। तो बहुत कॉमन से कॉमन जो आपका श्रोता होता है, जो ऑडियंस होता है, वो आपको तो सुनता ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये बात समझ में आ रही है कि अच्छा ये स्थान है जिस पर अमेरिका पूरी तरह से क्रैप करना चाहता है। अच्छा ये स्थान है जहां पर माइंस बिछी हुई है ना। तो ये सब चीजें, इसके साथ साथ आप लोगों के साथ भी कई अन्य जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं, जियोपॉलिटिक्स के जानकार रहते हैं, वो भी बताते हैं, तो विद्यार्थियों को काफी समझ है। तो इसका मतलब एक प्रकार से सेक्टर देखा जाए तो बहुत मिनिमाइज नहीं है, मैक्सिमाइज। रही बात विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए हम तो प्रयागराज में रहते हैं जहां से आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर आप आए हैं, आप लुटियंस दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज मौका मिल रहा है। तो हमारे प्रयागराज में हम जहाँ रहते हैं वहां सोचिए मात्र यूपीपीएससी की दूरी, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मात्र 5 किलोमीटर दूर। तो हम विद्यार्थियों को यही कहते हैं कि आप लोग भी उसी के डायमीटर में रहते हो, तो सबसे पहले तो प्रयास करो कि भाई सिविल सर्वेंट ही बन जाओ। 5 किलोमीटर की दूरी उतना ही तय करना है आपको, और बड़ी दूरी तय करना है तो फिर अब दिल्ली तक जाना पड़ेगा, यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो सर यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा ये होता है, लेकिन मान लीजिए विद्यार्थी हमने ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर बीएड या बीटीसी करते हैं, फिर इसके बाद देखिए हो ही जाता है, एमए हो जाता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए समय समय पर शिक्षण क्षेत्र से बड़ी ढेर सारी अपार संभावनाएं।
उसमें देखिए शुरुआत होती है आपका प्राइमरी से, फिर इसके बाद अपर प्राइमरी हुआ, माध्यमिक हुआ, फिर इसके बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने का मामला हुआ, है ना, यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज वगैरह में तमाम तरह की सेवाएं। जी। सर भूगोल एक ऐसा विषय है जिसको मैपिंग के माध्यम से अगर पढ़ा जाए, मैपिंग एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि उसको देख करके जब आप याद करते हैं तो जल्दी चीज याद आती है। आप ही हमको बताएं कि लुटियंस दिल्ली सर आना है, यहाँ से ये बस पकड़ना, ये ऐसे ऐसे है, तो सर हमको नहीं समझ में आएगा, हम 10 लोगों से पूछेंगे, लेकिन सर आपने हमको एक मैप का स्ट्रक्चर दे दिया तो सर हम आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो सर मैप जो है यानी ज्योग्राफी है, कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है तो अपनी मातृभूमि से स्टार्ट करता है, और जाहिर सी बात है मातृभूमि ज्योग्राफी में है। तो इसलिए हर विद्यार्थियों के लिए जो है, जो विद्यार्थी भूगोल विषय लेकर चल रहे हैं, बस उनको ये हम कहना चाहेंगे कि बहुत सीरियस रहने की आवश्यकता नहीं सर, विद्यार्थियों को कभी सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। प्रतीक जी, सीरियस लोग तो हमने देखा आईसीयू में पाए जाते हैं, अस्पताल में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बस यही स्कोप पर्याप्त है, एनफ स्कोप है। आप चाहे शिक्षण क्षेत्र में जाइए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, वहाँ ऑप्शनल इसको रखिए, काफी रुचिकर विषय है और आप बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है जब तक भूगोल की कहानी चलेगी। और ऐसा मुझे लगता है सर, बड़ा अच्छी बात आज बता दिए, और इसके माध्यम से हमारे बच्चों को अच्छा संदेश चला जाएगा कि अब सीरियस नहीं होना है, सीरियस आईसीयू में पाया जाता है, आपको सिंसियर होना है। आप सिंसियर रहेंगे तो अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, किस तरीके से, जैसे जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर कोई मास्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ ही कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, कैसे तैयारी करनी है, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, उसको किस तरीके से कोचिंग करेगा, वो कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करे, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या उसको कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, तो कैसे क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर टीचिंग एग्जाम्स को वो एक क्रैक करने की एम करें? ये बहुत अच्छा सवाल है, और पॉडकास्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि लाखों लाखों विद्यार्थी इसमें जो है चुनने, मतलब इसको समझने का प्रयास करेंगे, काफी उनके जीवन को ये बढ़िया एक सफल रास्ता तय करेंगे। देखिए, हम लोग हाई स्कूल पास करते हैं सर जी, 97% नंबर पाए, खुश हुए, लड्डू खिलाए लोगों को जी। इंटर मान लीजिए इसी तरह से है, 97-98% पाए, लोगों को हमने लड्डू खिलाए जी। यहीं से देखिए एक शुरुआत हो जाती है कि आप बेस्ट चॉइस आगे क्या, क्या आपको मेडिकल लाइन चुनना है, क्या आपको इंजीनियरिंग लाइन चुनना है, क्या आपको जो है मास कम्युनिकेशन लाइन चुनना है, क्या आपको जो है या दूसरे सेक्टर है उसको चुनना है। तो देखिए यहीं से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। अब जब इसकी शुरुआत आप कर लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है। प्रश्न ये है कॉम्बिनेशन, भाई इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर भी कई सेक्टर होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे लेना है आपको इंजीनियर बनना है, तो वही चीज है कि उसमें भी सर कई सेक्टर है कि आप केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है जी। इसी तरह से सर शिक्षण क्षेत्र में भी आपको ध्यान देना, खासतौर पर आर्ट्स के सब्जेक्ट में 4 कोर सब्जेक्ट आपके माने गए हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी भी होता है, फिलॉसफी भी होता है, तमाम तरह के विषय होते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने ये कॉम्बिनेशन इस तरह ले लिया कि हिंदी लिटरेचर ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया और इसके बाद इकोनॉमिक्स, तो कोई खास इसमें वो नहीं है। लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि हम हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छा नंबर पाए तो जो हम सोचेंगे वही हम जीनियस हमारा कार्य है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। कॉम्बिनेशन को बहुत सोच समझ के लीजिए। हालांकि प्रयास आपका जो अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन की सोच को लेकर के, तो लगभग उसमें आप 80% सफल ही रहेंगे कि आपको आगे बढ़िया ही मिलेगी। लेकिन समय समय पे सर आयोग भी चीजें बदलता रहता है। अभी बिहार में आप देखेंगे तो उसमें कह दिया कि 2 विषय आपके कंपलसरी होने ही चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। तो कॉम्बिनेशन आप जो है जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसी तरह ज्योग्राफी है या और इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, इस तरह के अपने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे लिटरेचर आपने 2 लिटरेचर ले लिए, इसके बाद फिर आपने इधर का विषय ले लिया, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कम वो अच्छा बनता। लेकिन ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, लेकिन फिर शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है, ये चीज है। तो बहुत सोच समझ के जो है अपना कॉम्बिनेशन चूज करें। उम्मीद है कि मैंने कहा है कि आप सिंसियर रहेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, सीरियस में तो नहीं हो पाएगा। और पढ़ाई का स्टडी प्लान जी, अब देखिए सर, पढ़ाई की स्टडी प्लान की जब हम बात करते हैं, पढ़ाई एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कहा गया है कि पानी कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, आग बुझाने के काम तो आएगा ही जी। दम भर पढ़ना चाहिए। हमें कम से कम इतना जरूर पढ़ना चाहिए कि हमें अपनी पहले पीढ़ी के
डीएनए को निकाल लेना चाहिए कि हमारे पीढ़ी में कितने लोगों ने पढ़ा जी। और कितना आगे बढ़े सर। दूसरी बात यह है कि इतना पढ़िए कि कम से कम आपकी पीढ़ी नहीं, आपका गांव, आपका समाज, आपका जिला और आपका देश आपको इज्जत करे। जी। इतना पढ़ाई मतलब दम भर। हमारा सिर्फ एक ही फंडा है कि खूब खाइए, खूब पढ़िए और खूब नाम रोशन करिए। और ये सोच के साथ कि पता नहीं पढ़ाई करे नौकरी मिले कि नहीं मिले, भाई वो मिलेगी ना, वो मिलेगी सर। अगर आपने सही डायरेक्शन पे पढ़ाई की, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने के बाद आपने सही से फॉर्म अप्लाई किया, सही से आपने परीक्षा दिया, तो सर सीधी सी बात रिजल्ट तो सही आएगा ही आएगा। तो इसलिए पढ़ाई को एक सही दिशा में आप लेके चले। और मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि सर मैं एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। मैं जब इलाहाबाद में पढ़ाना स्टार्ट किया जी। तो मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो हमारे शंकरगढ़ से और चित्रकूट के बीच में जाएंगे तो जंगल एरिया पड़ता है, फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, कोल कहा जाता है, पहाड़ों में काम करते हैं पत्थर तोड़ने का। तो सर वहीं से एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, और वो जब आया तो एडमिशन के लिए गया, तो एडमिशन की मुझे यहाँ याद है कि 8,000 फीस थी और उसके पास मात्र 3,000 रुपए थे सर। वो गया, उसको लौटा दिया गया कि भाई इतने में तो नहीं। तो जब वो आया तो थोड़ा सा उसका हमने एड्रेस पूछा क्या नाम है, तो बताया, तो थोड़ा सा अपने साइड में हुआ। तो कहते हैं ना कि अपनी मिट्टी की सुगंध आ ही जाती है ना। कोई पेड़ कितना भी हरा भरा क्यों ना रहे, उसकी जड़ें अपने क्षेत्र में ही रहती। अपने क्षेत्र का था तो हमें भी लगा कि थोड़ा सा इसकी हेल्प करना चाहिए। तो हमने उससे धीरे से बोला, कहना नहीं चाहिए ऑडियंस, लेकिन ये बात सत्य है इलाहाबाद की कि अगर एडमिशन कराना है तो 3,000 में भी हो जाएगा, थोड़ा सा सफेद कुर्ता वालों को पकड़ो क्योंकि उस समय ऐसा चलता था नेतागिरी वाला। तो कह नहीं सर, मैं अपने से मेहनत करके इसको ले आऊंगा, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इस समय तो इतना ही। तो वो गया नहीं सर, हो जाता, ऐसा नहीं हो जाता सर। तो हमें भी लगा कि यार कितना, हम क्या करोगे, तो कहे मैं शहर में ही हूँ, घर तो जाऊंगा नहीं, तो रिक्शा खींच लूंगा, किसी से ले लूंगा रिक्शा, तो उसको कुछ पैसे दूंगा, उसकी बदले में रिक्शा खींच लूंगा, 1 महीने चलाऊंगा, आ जाएगा पैसा। तो हमें थोड़ा सा असहज लगा कि यार अपनी माटी का है, बताइए ऐसा भी पढ़ने के लिए जी, कि मतलब फीस के लिए पैसा कमा लो। तो सर फिर मैंने जो है क्या किया कि उनको जो है मैंने कहा कि ठीक है मैं एडमिशन आपका करवाए दे रहा हूँ अपने बिहार में, लेकिन आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। और उन्होंने पूरा प्रॉमिस किए, पढ़ाई किए, और जितने भी अपने प्रोमिस रहे उनको उन्होंने फुलफिल किया। आज सर एक जिला है क्या कहते हैं, सहारनपुर का नाम सुने होंगे, सहारनपुर के और नीचे आएंगे तो एक मुरादाबाद कोई जिला है, मुरादाबाद जिला में सर वो अल्पसंख्यक आयोग में है। इसी प्रकार से एक बाबा जी आए थे तो अपनी बच्ची को लेकर उनका एडमिशन करवाया, सर जीएसटी में हो गई। और बाबा जी जाते जाते बोले कि मास्टर साहब आपका जो पैसा पेंडिंग है ना, अगर मैं सक्षम हुआ तो मैं जरूर पेड करूंगा। और सर कोरोना काल में पता नहीं कहाँ से कैसे नंबर पाए, कैसे मैसेज करके, तो सर लोग हेल्प भी करते हैं, और क्योंकि वो कामयाब होते हैं। तो सर इस चीज को मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे साथ भी सब चीजें बीती हुई। तो एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में आप काम करिए। देखिए साथियों, पहाड़ तोड़ने वाला भी जो है, सोचिए अगर इतने बड़े पद पर पहुंच सकता है। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, उसमें किस तरह कोल माइनर बहुत आगे तक जाता है। तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, पुरस्कार मिले या न मिले, आविष्कार होते रहना चाहिए, काम होता रहना चाहिए, और किसी न किसी एक बेहतर पद पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन शिक्षा के लिए जो उसकी स्पेशलाइजेशन है, क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बीएड होना जरूरी है, तो ये सब चीज। चित्रकूट के बारे में सर, और चित्रकूट से आपका जो चित्रकूट से जो आपकी यादें रही, चित्रकूट में जो आपका जीवन रहा, अभी भी आपका घर क्योंकि है, तो वहाँ के क्षेत्र से कैसी क्या कहानी आपकी है? और क्योंकि मैं भी जब चित्रकूट जाता हूँ तो चित्रकूट की एक अलग महक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे ऑडियंस को बुंदेलखंड के बारे में पता चले, और बुंदेलखंड की कहानी आप थोड़ा बताइए। थोड़ा सा हम इस समय अपने एजुकेशन से हट करके आपकी पर्सनल रुचियों पर बात करें, और आपका वहाँ की क्या यादें, क्या मेमोरीज हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? प्रतीक जी अभी छोटे हैं तो इस उम्र में गए हैं जी, बाकी नाम बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी गए हैं तो अच्छा ही महसूस किए होंगे। लेकिन प्रतीक जी हमने उस जीवन को जिया है जी। हम जब छोटे थे तो कभी किसी से लड़ाई हो जाती थी तो लोग तुरंत बंदूक उठा लेते थे। उसी जीवन को हमने देखा। हमारे साथ भी ऐसा वाकया जब हुआ तो हमने बंदूक नहीं उठाया, साथियों हमने कलम उठाया।
और कलम उठा करके हम फतेहपुर निकले, मामा जी के यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई किए। हमारे मामा जी श्री अजमेर सिंह, श्री सत्य प्रसाद जी हैं। जी। काफ़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपने बच्चे को जैसे समझ के पढ़ाया। और जब हमारा इंटर पास आउट हुए तो हमको जाते वक्त उन्होंने बोला था कि आप भी हेल्प करिए। सर मैंने जो 2 कहानियाँ बताई उसी शायद हेल्प का ही कारण रहा। और सब जब हम यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए तो सर आपके सामने हैं, टीचर्स एकेडमी में एक शिक्षक के पद पर हैं और काफ़ी जो है सम्मान मिलता है ना। हम जितने भी शिक्षक बंधु हैं काफ़ी सम्मान मिलता है। लोग सेलेक्ट होते हैं तो सीधी सी बात होती है तो उनको अच्छा लगता है। हमें भी लगता है कि माटी और बेटी और माँ का बंटवारा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये होता है कि चलो ठीक है, सेलेक्ट हो गए हो तो अब आप अपनी पढ़ाई का ये जो पैसे का कुछ हिस्सा है अपने छोटे भाइयों बहनों को लगाइएगा और थोड़ा सा कुछ हिस्सा और भी जो टैलेंट हैं जिनका हंट किया जा सके उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। क्योंकि वो अगर एक डाइटेड उनका माइंड है तो सर वो प्रज्वलित ही रहना चाहिए, वो किसी भी तरह से पीछे नहीं आना चाहिए। तो चित्रकूट की कहानी अब ये है। आज के ज़माने में तो देखिए काफ़ी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए हैं जिससे आप देखेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया है, वंदे भारत ढेर सारी चलने लगी है, अच्छी रोड्स बन गई हैं, रिंग रोड से भी कनेक्ट हो गया है और क्या राम वनगमन मार्ग भी जो है संचालित है। और रही बात चित्रकूट की, चित्रकूट तो देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन चित्रकूट तो दुनिया की सबसे पावन धरती है जी। अब आप ये कहेंगे कि नहीं सर और भी पावन धरती सब पावन होती है, लेकिन ये इसलिए पावन धरती है क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने परिवार के साथ सोचिए 12 वर्ष तक के रहे और हम लोगों से जो बन बैठा हम लोगों ने जो है किया। हमारे एक बाबा जी थे वो स्वामी तुलसीदास जी, देखिए उनकी लिखी हुई रचना आज भी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये है चित्रकूट की बात। अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में नोटोरियस भी था यानी कुख्यात भी था और विख्यात जो है डकैत जो एक शब्द था, डकैत लूट, लोग डरते थे रात को 6-7 जैसे दिन डूब जाता था उस तरफ जाने से डरते थे। जी। तो खैर अब तो वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। इसलिए तो मैंने प्रतीक जी कहा कि अभी आप गए हैं तो आपको बुंदेलखंड अच्छा लगा जी, लेकिन पुराने जमाने में जाते तो आपको बंदूक ज्यादा मिलती, कलम कम मिलती। लेकिन ये अच्छा है कि चित्रकूट से अब लोग कलम उठाने लगे जी। अब वो बंदूक उठाना लोगों ने छोड़ दिया है जी। और चित्रकूट से प्रतिभाएं जो है वो देश में अपना जौहर दिखाए जी। चित्रकूट में आप सर पैदा हुए उस धरती में, तो क्या कहीं ये भी कारण था कि पहाड़ों को, झरनों को, नदियों को देखते हुए ही ज्योग्राफी लिया जाए, जो है ज्योग्राफी को लेने का मन बनाया आपने? सर अब इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। हम दो भाई जो है पढ़ने आए प्रयागराज में जी। जब यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में थे तो जब फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग एक ही साइकिल था और हम लोग जो है इधर से मुंडेरा से इलाहाबाद आते थे। तो जब आते थे तो हम देखते थे एक रुमाल सुबह सुबह निकालते थे और देखते थे कि हवा यूनिवर्सिटी की तरफ चल रही है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ जब हवा चल रही है तो हम दोस्त से बोलते थे कि दोस्त यार ऐसा साइकिल में चलाऊंगा इस बार, जबकि मेरा नंबर भले ही लौटते वक्त का हो क्योंकि एक बार मुझको चलाना एक बार उनको चलाना। तो मैं जब ऐसे रुमाल निकाल के वो करता था तो मुझको चिढ़ाता था कि किसको रुमाल दिखाने चले जा रहे हो, अभी नए इलाहाबाद में रुमाल दिखाने जा रहे हो। तो सर जो है मैं ऐसे ही करता गया और ऐसे उसको समझ में नहीं आया। लेकिन एक साल बाद जब मैं सर यूनिवर्सिटी में ऐसा मेरे साथ वाकया हुआ कि जो है मैं कुछ था नहीं है स्टूडेंट था, मैं थोड़ा सा टीचिंग करने लगा तो उस समय उसने बोला कि यार ये भूगोल चुनने का जो तुम्हारा रास्ता है ना, क्लाइमेट को समझना, पहाड़ों को समझना, ये चीज तुम्हारे साथ लगी इसीलिए तुम जो है भूगोल विषय पढ़ा रहे हो। नहीं है तो आपका देखिए है तो अन्य विषय भी है तो अन्य विषय पे भी आप ध्यान दीजिए, लेकिन सर दिन भर इसी को पढ़ते थे। ये और वो उसके पीछे चतुराई देखिए कि रुमाल देख करके हवा का डायरेक्शन सर पहले ही देख लेते थे, तो जिस तरफ से कम मेहनत पड़ती थी उस तरफ से हम साइकिल चला के निकलते। एक चीज ये है उसका ये सोचता किसी को रुमाल दिखाने जाता है। मतलब आप देखिए किस तरीके से। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट भी है बड़ा रोचक है क्योंकि फिर हम लोग भी जब पढ़ते थे सर्वे मैप होता था और वो थ्रेड से लेकर के नापना, चीजों को दूरी बताना, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है कि क्या है, वो सारी चीजें तो बड़ा मजा आता था। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ कौन सी वेजिटेशन है, टुंड्रा है, अच्छा खासा वो कवर करता है। प्रतीक जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आप मैपिंग पढ़ेंगे तो देखिए मैप जो होते हैं देखा जाए तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है, एक थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप तो आप जान ही रहे हैं, जैसे रेलवेज का है, टनल्स का है, रोड का है, तो उसके सिंबॉलिक चीजें की जाती है।
तो विद्यार्थियों की काफी अच्छा लगता है, रुचिकर है और इसी के माध्यम से चीजों को समझ के पढ़े। हाँ, एक चीज ये है कि जो चिंतन होता है, जो चिंतक जिसे पढ़ते हैं, उसमें भी आप उनकी जो है चीजों को आप अच्छे से पढ़िए, उनकी परिसंकल्पनाओं को अच्छे से पढ़िए, फिर भूगोल के साथ आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल तो उसी का वो सेट करके रखते हैं, तो ये चीज है। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो अब देखिए मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पेंजिया एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था, आगे चल के वो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में हुआ, फिर इसके बाद उसमें से नंबर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हुए, क्या क्या सेपरेट हुए। तो जब आप देखेंगे मैप में तो उसमें सब दिया हुआ विथ इयोन दिया हुआ, कल्प के साथ दिया हुआ कि किस कल्प में जो है इनका विभाजन। तो ये सब चीजें तो वो तो हम लोग तो सर विज्ञान, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी चलती ही रही ग्रेजुएशन तक में, क्योंकि इकोलॉजी में भी बिना ज्योग्राफी के होगा नहीं। कौन सी वेजिटेशन कहाँ पर है, कितना अक्षांश, लैटिट्यूड क्या है उसका, लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, इक्वेटर से कितना दूर है, वो सारी चीजें, रेनफॉल इफेक्ट होगी, तो हम लोग का भी लगा रहा। अच्छा सर, वैसे तो आप बड़ा हम सबको पता है कि बड़ा हैपनिंग है, खुश मिजाज हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा चेहरे पे चमक रहती है। कभी आप भी ऐसा होता है, डिमोटिवेट होते हैं, टूटते हैं, कभी तनाव ज्यादा होता है, ऐसा हुआ? देखिए सर, जो देखिए टूटने से व्यक्ति में दो ही चीजें हो सकती हैं, तो देखिए या तो बिखर जाएगा या तो निखर जाएगा। और सर हम पहाड़ी क्षेत्र में, हमारे यहाँ तो अक्सर लोग पत्थर तोड़ते ही रहते हैं, तो पत्थरों को हम देखते हैं कि टूट कर भी जो है वो किसी न किसी काम के आते ही रहते हैं। नहीं होता तो रोड बनने में आते हैं, घर बनने में आते हैं। समंदर में 100 दिक्कतें हैं, समंदर में सर 1000 बुराइयां हैं, लेकिन उसकी एक अच्छाई है सर, उसकी सिर्फ सिंगल अच्छाई यही है कि वो बादलों को कहता है कि तुम ले जाओ और पूरे धारा में बरसो, मैं एक भी नमक उसमें नहीं जाने दूंगा। और सबकी, जबकि सर उसमें कम से कम हजारों बुराइयां हैं, सिर्फ एक अच्छाई सर समंदर को महान बना देती। तो सर हमारा भी यही सोच है कि हमारे पास तो सब कुछ है ना, क्या नहीं बताइए। सही बात। हमें कुछ बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हमारे ऑडियंस हैं, विद्यार्थी हैं, और हमारा अपना एक टीचिंग ग्रुप है सर, सम्मान के साथ देखा जाता है। कभी शादी ब्याह में गए तो देखिए उसमें भी बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, सिलेक्ट हुए विद्यार्थी भी जो है हमको पूछते रहते हैं। तो सर तनाव, फिर से मैं यही कहूंगा कि तनाव को बुद्धिमान लोग नहीं लेते ना, होना तो चाहिए, होता भी है। बस यही कहूंगा कि भाई सीरियस विद्यार्थी का जो है वो नहीं है, सीरियस लोग तो अस्पताल में पाए जाते हैं और सिंसियर लोग तो क्लासरूम में पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल सिंसियर रहिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती, उन दिक्कतों से जूझना। बच्चे टूटते हैं सर, असफलता तोड़ती है जी, और जब आदमी लगातार लगा रहता है अपने पद पर, चलता रहता है, लेकिन जब उसको उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो एक मनोबल टूटता है। उस समय पर आपके हिसाब से क्या बच्चों को करना चाहिए और उस परिस्थिति से कैसे निकलना चाहिए? क्योंकि उस परिस्थिति में फंसने से पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो कैसे वापस लय में आए? जैसे सर देखिए कोविड का समय आया, बच्चे पूरे होनहार तरीके से मेहनत कर रहे, सब कुछ था, लेकिन वो सब चीजें वहीं बिखर गई। अब ये नहीं पता था कब ये दूर होगा, कैसे होगा। फिर इसके बाद देखिए जब सब समाप्त हुआ तो परीक्षाएं के लिए जो फॉर्म आवेदन आने स्टार्ट हो गए सर। जैसे 2000 टीजीटी पीजीटी 2022 की ही परीक्षा ले ली सर। 24 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 है, अब कहीं ना कहीं 9 और 10 तारीख को पीजीटी का पहला एग्जाम लगा। होता है, दिक्कत होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो चीजें समय से नहीं रहेंगी तो डिले होंगी। तो जाहिर सी बात है, कहा गया है जुडिशरी में कि सर डिले जस्टिस डिनाइल जस्टिस, देर से किया गया न्याय बहुत बड़ा अन्याय होता है। तो ये बात सत्य है, लेकिन ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी अगर मेहनत है, लगन है, तो सर आपको आपके हिसाब की कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें आपका जीवन सरलता से आगे बढ़ जाएगा। पढ़ाई सर खराब नहीं जाती। अब जैसे हम ही है, मान लीजिए आपने भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ा, मान लीजिए कि आपकी जीविका पार्जन अच्छे से नहीं चल रही, तो आप सम्मान के साथ किसी को पढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बड़े लोगों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपना जीविका। लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। लक्ष्य याद रखना बहुत जरूरी है। ऑडियंस के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ पैसे सर बनने लगे तो आप उसी में कंटिन्यू कर दिए, ऐसा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक जीविका पार्जन की बात है। आज आप जो है ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर है, क्लियर कट है कि सर वन वे पे जाना है तो बस जाना ही जाना है। तो ये सब चीजें हैं, तो बिल्कुल निराश ना होइए। परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, डिमोटिवेट होकर के कोई फायदा तो मिलने वाला नहीं। वो आप डिमोटिवेट होंगे तो आपका परिवार भी पीछे जाएगा, वो भी क्या सोचेगा। तो ऐसा कुछ ना सोचिए, आप मेहनत करिए और वास्तव में कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा। वाकई में, और जीत और
मंजिल मिलना, रास्ते पर चलेंगे नहीं मंजिल मिलेगी कहाँ से, कठिन जीवन उसका जिसका है नहीं, कठिन जीवन उसके जीवन का कोई मतलब भी जी मेरे जी समझ से नहीं है। आप अपने आप को, जो टूटा नहीं वो बना नहीं सर, जी और जिसने खुद को घिसा नहीं वो चमका नहीं। जी तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, इन सारी चीजों को भूलना चाहिए, अपने दिमाग से निकालना चाहिए। और एम जो है आपका, जो लक्ष्य है कि उठो जागो, स्वामी विवेकानंद जी का जो लाइन है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, कि जब तक आपका एम जो लक्ष्य है उसको आपने पा नहीं लिया तब तक आपको रुकना नहीं है। सर बहुत सारी बातें हैं, आप कुछ कह रहे थे। प्रतीक जी, किसी भी बड़े पर्सनालिटी को आप उठा के देख लीजिए, जी कलाम जी से लेकर के जी विवेकानंद जी तक, जी रामकृष्ण परमहंस से लेकर किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, जी। यहाँ तक कि आप अपने को भी उठा के देख लीजिए। ठीक है ना, हम अपने को उठा के देख लीजिए। अगर हम विचार करें, मान लीजिए हम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, हम एक अच्छे घर में पैदा हुए जहाँ प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर ध्यान से ये देखिए कि क्या सिर्फ पैसे से आदमी आगे बढ़ जाता है? नहीं, पैसे से तो आगे नहीं बढ़ता, उसके साथ माता पिता का जो है पूरा त्याग बलिदान सब रहता है। ईश्वर से दिन रात जो है ये कहीं ना कहीं याचना होती रहती है कि हमारे बच्चे को स्वस्थ रखा जाए, स्वस्थ रहें जब वो आगे बढ़े। तो सर बिल्कुल सब लोग, आप लोग मेहनत करिए। सर पत्थर वही, हमारे सीधी सी बात, पत्थर वही पूजा जाता है जिनको छेनी हथौड़ी की मार मिलती है। तो मैं इसके लिए एक लाइन ये कहूंगा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात। तो ये कुछ लाइन है, पंच लाइन है, जिनको विद्यार्थियों को थोड़ा उतार के रखना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का भी हमें ध्यान रखना है और बड़ी सारी बातें हैं। तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि हम एक बार और एक एपिसोड लेकर के आएंगे, कुछ बातें रहेंगी, कुछ सुझाव रहेंगे लोगों के, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे। एक रैपिड फायर खेलते हैं सर। एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा, तो 4 प्रश्न मैं उसमें पूछूंगा और एक शब्द में उसका, कम से कम शब्दों में उसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न, सफलता का मंत्र क्या है? सफल वही है जो अपने संतोष के साथ, जैसे मतलब हम ये चाहें कि हमें ये चाहिए, तो जाहिर सी बात उसके प्रति वो मेहनत करे और सफल हो और आनंदी जीवन है, बस वही सफल। ईमानदारी के साथ। जी। अच्छा सर, किताबों से पढ़ें कि नोट्स से पढ़ें? किताबें या नोट्स? सर एक लाइन में उत्तर दूंगा, नोट्स तो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और किताबें हमेशा सर पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट देखिए तभी हो पाता है जब तक पब्लिक का सहारा मिले। तो सीधी सी बात है, किताब हमें जो है ज्ञान देती है और नोट्स हमें जो है परिपक्वता प्रदान करती है कि आप इस रास्ते से होती है आगे बढ़ सकते। दिन में पढ़ा जाए कि रात में? सर विद्यार्थियों, आजकल के जो जनजी है, न्यू जनरेशन लोग हैं, है ना, काफी वर्कहोलिक होते हैं, दिन में कुछ काम रहता है, बहुत से काम रहते हैं। मैं देखता हूँ प्रयागराज में ढेर सारे काम रहते अपनी जीविकापार्जन के लिए। तो आपको जब समय मिले आप पढ़िए। शिक्षा का जो अधिकार है वो सबको है, और शिक्षा पढ़ने का जो समय है वो सबको है, किसी भी समय आप पढ़िए। बस ये है कि ये जरूर याद रखिएगा कि उससे आपके अगले वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो प्रयास करिए कि दिन में ही पढ़ लीजिए, अगर मान लीजिए किसी तरह की दिक्कत आती है तो शाम को ही पढ़ें। ऑफलाइन माध्यम से पढ़ें कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ें? हम लोग तो सर ऑफलाइन में ही पढ़े हैं। ऑफलाइन में एक फायदा ये रहता है कि टीचर की जो डांट है, झपट है, प्रेम है, स्नेह मिलता रहता है। ऑनलाइन में ये चीज नहीं मिलता है, बाकी ऑनलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन में सुविधा और भी है कि थोड़ा सा आर्थिक रूप से जो है अगर आप सक्षम नहीं है तो सर आप बहुत नॉमिनल फीस में भी जो है आप इफिशिएंस अपनी पढ़ाई को बना सकते हैं। अब बाकी ऑफलाइन भी बेस्ट है, अगर आप जो मान लीजिए डिजर्व करते हैं तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। यस। चलिए, तो ये रैपिड फायर का सर ने बड़ी ही शानदारी से बैटिंग करते हुए उसको सामना सर ने किया है, बड़ा शानदार उत्तर मिला है हमें। अच्छा, एक अंतिम में सर हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश मैं चाहूंगा कि एक संदेश आप हमारे दर्शकों को दें। सर भूगोल में भी देखिए बहुत कुछ होते हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो मैं शायरी के अंदाज में ही विद्यार्थियों को लास्ट में अपने शब्दों को प्रोवाइड करना चाहूंगा कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में सितारे। क्या बात। एक शिक्षक किस रूप में देख सकता है? एक शिक्षक के लिए उसका विद्यार्थी वास्तव उसके निजी पुत्र से बढ़कर होता है। तो अपने पुत्र को भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकता जितना अपने विद्यार्थी को पढ़ा सकता। प्यारे अभ्यर्थियों, शिक्षक के पास कोख नहीं होती है, लेकिन
समझ लीजिए कि वो अपने कोख में रखना चाहता, मतलब आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहता। तो इसी के लिए एक लाइन है कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में सितारे हों, वरना करोड़ों सितारों को रोजाना मैं आसमान में देखता हूँ। मुझे क्या उन बात। सितारों से मतलब नहीं है, हमें अपने इन सितारों से मतलब है, और सिलेक्ट होकर के एक इंसान बने। आप कितना भी आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न रहें, खूब अच्छा काम करें, लेकिन किसी को सताइए नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में डिजर्व करता है, इग्नाइटेड है, लेकिन उसके माइंड को आप बुझने मत दीजिए। ये मत सोचिए कि जस्ट लाइक ए पॉपुलेशन, नो, ये हमारे पास एक ब्रेन है, इसको अगर हम थोड़ा सा भी इग्नाइट कर देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज है, और सफल होकर के बस यही है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। क्या बात। दुखिया को न न सताइए, दुखिया देगा रोए, गर दुखिया के मुखिया सुने, तब तो हार गति का हो। तो इसलिए कभी सक्षम होने के बाद लदे हुए जो वृक्ष होते हैं, फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं, उनमें झुकाव होता है। आप सभी लोग बिल्कुल माटी के पूत हैं, सॉइल ऑफ द सन हैं। आप अच्छे से पढ़ें, अपने उन माँ बाप के सपनों को देख करके, जो किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। काफ़ी मेहनत वाली चीज़ें होती हैं, तो अच्छे से मेहनत करके आप सफल बने। बस यही लास्ट में संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए और आप आए Thank you, आज यहाँ प्रतीक पर। जी। फिर नदी को तैर कर हम पार कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का सत्र था, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो फिर नदी को तैर कर हम पार कर लेंगे, मुश्किलों से सामना हर बार कर लेंगे, और धाराओं को मोड़ने की जिद नहीं करते, हम समंदर से बड़ा संसार कर लेंगे। वाह। इसी के साथ में आशा करता हूं कि हमारा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी तमाम वीडियो और आगे आती रहेंगी जिससे आपकी तैयारी एक सटीक दिशा में होगी, आपकी तैयारी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। तो अपनी तैयारी को रिजल्ट ओरिएंटेड और एक सही रणनीति के साथ करना है तो टीचर्स एकेडमी के साथ जुड़िए। टीचर्स एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर थंबनेल में हर जगह मिल जाएगा। आप जुड़िए और अपनी सफलता की राह को आसान बनाइए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद।